जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 44 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 अक्टूबर 2018 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2022 के अंदर आपके ग्रुप डी के 99 पारियों के अंदर पेपर हुए थे। सारे के सारे पेपर वाइज है वो मैंने साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन करवा दिए हैं भी, ठीक है। तो वो क्लासें भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं भी, ठीक है। 2022 वाला करवा दिया है, अब 2018 वाला चल रहा है भी। अब देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है जी का मान आपको बताना है। तो जी का मान है वो कोई फिक्स नहीं होता भी, यानी अलग अलग जगहों पर जी का मान है वो अलग अलग होता है। वो आप कैपिटल जी का मान है वो क्या है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। ये सार्वत्रिक नियतांक का मतलब हो गया भी सभी जगह इसका मान है वो सेम रहता है भी, सभी जगह इसका नाम जो मान है वो सेम रहता है कैपिटल जी का। लेकिन स्मॉल जी जो कि गुरुत्वाकर्षण का मान है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो गया एक प्रकार से, तो इसका जो मान है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है भी। लेकिन जो आपका कैपिटल जी है इसका मान सभी जगह एक रहता है, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी पे आ जाओ, या फिर कोई अन्य ग्रह पे चले जाओ, उसका मान एक ही रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻11। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है भी। और इसका मान है वो किसने ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। और ये क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया था भी कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान है वो इसका मान किसने ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया। कब, तो 1798 के करीबन है वो इसका मान ज्ञात किया गया। अब इसका जो अप्रोक्सीमेटली अपन मान सकते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड है वो पृथ्वी के ऊपर मान सकते हैं भी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैपिटल जो स्मॉल जी होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है भी, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका मान है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए इस प्रश्न को क्या है डिलीट किया गया है भी, ठीक है। आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी 13 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना है, ये आपको बताना है। देखो भी कार्य के फॉर्मूले कई हैं, यहां पे कौन सा यूज होता है वो अपन देख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, एक होता है आपका बल इंटू विस्थापन, और थोड़ा सा इसी के अंदर अगर अपन डीपली में जाए तो अपने पास में कार्य का फॉर्मूला आता है W बराबर, कार्य होता है W एफ डी कोस थीटा, यानी F होता है बल, D होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और कोस थीटा होता है दोनों के मध्य में बनने वाला एंगल, यानी बल और आपका विस्थापन के बीच में बनने वाला एंगल है वो यहां पे आपका कोस थीटा हो जाएगा भी। क्योंकि कार्य है वो आपका क्या है, तीनों रूपों में होता है भी। कार्य आपका शून्य भी हो सकता है, कार्य आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और कार्य है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है। ये चीज तीनों कंडीशन के अंदर लागू होती है। अब देखो भी कोस थीटा, अगर कोस थीटा का मान 90 आ गया भी, आप बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बन गया, तो 90 डिग्री पे कोस थीटा का मान शून्य होता है, तो आपका कार्य शून्य हो जाएगा भी। अगर जिस दिशा में आपने बल लगाया और उसी दिशा में आपका
कार्य जिस दिशा में आपने बल लगाया उसी दिशा में आपका विस्थापन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के मध्य में 0 डिग्री का एंगल बन गया, और 0 डिग्री पे जो आपका कोस थीटा का मान होता है वो 1 होता है भी, तो यहां पे आपका जो कार्य है वो धनात्मक हो जाएगा। अब आपने जिस दिशा में बल लगाया उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया, तो इसका मतलब दोनों के मध्य में एंगल बना 180 डिग्री का, तो इसीलिए कोस 180 डिग्री का मान है वो -1 होता है भी, तो यहां पे आपका जो कार्य है वो ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपके पास में हो जाएगा शक्ति इंटू समय, ये आपके पास में कार्य का दूसरा फॉर्मूला है। कार्य का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर आपके पास में होता है mgh, m होता है मास द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h होता है आपकी हाइट। उसके बाद में एक होता है आपके पास में w बराबर होता है vq, w बराबर क्या होता है vq, w होता है कार्य, v होता है विभवांतर, और q होता है कूलाम। तो यहां पे जो आपको विभवांतर दे रखा है 13 और कूलाम दे रखा है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लास्ट वाला लगेगा w बराबर vq। तो w बराबर में आपके पास में v कितना है 13 है, और कूलाम ये q का मान कितना है तो 5 है भी, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 65, और कार्य को अपन किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, तो 65 जूल जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना पड़ेगा अभी आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या क्या है। अब यहां से अपन बात करते हैं भी 1 मोल बराबर कितने परमाणु होते हैं भी, 1 मोल बराबर कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ये मान है 1 मोल का, यानी 1 मोल के अंतर्गत है वो कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब यहां से अपन बात करते हैं भी आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन परमाणु के अंदर है वो द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आप बोलोगे सर जी 16 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होता है, और आपको यह भी पता है भी 16 ग्राम बराबर क्या होता है 1 मोल होता है भी, 16 ग्राम बराबर में क्या होता है 1 मोल होता है भी, ये चीज ध्यान में रखना भी, यानी जितने यहां पे आपके परमाणु हैं, यानी 1 मोल बराबर 16 ग्राम हो गया, 1 मोल बराबर 16 ग्राम है, तो 1 मोल बराबर परमाणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई, यानी कोई भी है, जैसे CO2 है, CO2 का द्रव्यमान कितना है, तो CO2 का द्रव्यमान 44 है भी, CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम है, तो अपन यहां पे ये बोलेंगे भी 1 मोल बराबर 44 ग्राम है, 1 मोल बराबर 44 ग्राम है, तो इसके अंतर्गत है यहां पे। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं भी कार्बन डाइऑक्साइड के यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, उतनी होती है भी, 1 मोल का मान इतना है, जितना यहां पे द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। जैसे मैं आपको बताऊं भी इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बोल दूं भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो चलो द्रव्यमान 1 ही होता है, अगर मैं कार्बन का बोल दूं तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ये किसके बराबर है, तो 1 मोल के बराबर है भी, 1 मोल के बराबर है। तो इसी प्रकार से यहां पे आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है अभी, इस सारणी से आ रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहां से हीलियम गैस में ध्वनि की चाल है वो 965 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीलियम गैस में ध्वनि की जो चाल है वो 965 मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर नहीं होती भी, ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में ध्वनि की जो चाल है वो 1284 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता, ये भी गलत है भी। ध्वनि की जो चाल है वो ठोस के अंदर ज्यादा होती है, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, उसके बाद में द्रव के अंदर आते हैं, और उसके बाद में गैस में, और निर्वात के अंदर शून्य होती है भी। निर्वात में ध्वनि की चाल है वो शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल है वो ये एक आंतरिक ध्वनि है, वो एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है जिसे अपन अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, और
इन यांत्रिक तरंगों या फिर अनुदैर्ध्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो एल्यूमिनियम में होती है भी। सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है एल्यूमिनियम में, कितनी होती है? 64-20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये आप 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत लगभग शायद 10वें चैप्टर के अंतर्गत ये सारणी दे रखी है, या फिर 11वें चैप्टर के अंतर्गत साउंड का है उसके अंतर्गत दे रखी है, तो वो सारणी याद कर लो। या फिर मेरे वाले अगर फिजिक्स के नोट्स हैं आपके पास में तो उसमें है, वो साउंड वाले चैप्टर के अंदर है, वो मैंने सारणी बना रखी है, तो वो सारणी आप रट लो भी। एल्यूमिनियम में 64-20 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं निकल की, तो निकल के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो 60-40 होती है, 60-40 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में स्टील के अंदर है वो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 59-60 मीटर पर सेकंड होता है। और उसके बाद में एल्यूमिनियम, निकल, स्टील और लोहे के अंदर है वो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 59-50 मीटर पर सेकंड होता है। और उसके बाद में लोहे के बाद में आता है आपका पित्तल के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो 4700 होती है, 47 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आपका कांच के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो 3980 मीटर पर सेकंड होती है भी। तो ये तो था आपके ठोस के अंदर। अगर अपन बात करते हैं अब द्रव के अंदर, तो द्रव के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? द्रव के अंदर तो वो होता है आपका समुद्री जल में। समुद्री जल के अंदर वो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है भी? तो वो आपकी 1531 मीटर पर सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में आसुत जल में होती है भी। आसुत जल के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो 1498 होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। देन ये आपका द्रव का आ गया। उसके बाद में है वो आपका ये आ जाएगा इथेनॉल आ जाएगा, उसके बाद में मीथेनॉल आ जाएगा भी, ठीक है, उसके अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में गैस में देखें तो गैस में सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो हाइड्रोजन में होती है भी। हाइड्रोजन में कितनी होती है? तो 1284 मीटर प्रति सेकंड। देन उसके बाद में हीलियम में ध्वनि की चाल होती है 965 मीटर प्रति सेकंड। देन उसके बाद में हीलियम का आ गया। उसके बाद में वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन में ध्वनि की जो चाल होती है वो 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना भी, ठीक है। इसमें संख्या दोनों की सेम है भी, 965 है, बिल्कुल सही है, 1284 बिल्कुल सही थे। लेकिन यहां पे आपको किलोमीटर में दे रखा है भी, किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा भी। तो दोनों गलत हो जाएंगे इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना भी निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? ओक्जेलिक अम्ल है, ये टमाटर में पाया जाता है भी, टमाटर के अंदर वो ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, वो एक प्रकार से हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अपन ये बोल सकते हैं भी, ये हेलोजन फैमिली का एक प्रकार से अम्ल है भी। ये हेलोजन फैमिली, एक हेलोजन फैमिली का ये आपका अम्ल हो जाएगा। देन उसके बाद में फार्मिक अम्ल है, ये चिंटी के डंक में पाया जाता है। चिंटी के डंक में फार्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल बोल सकते हैं अपन। और फार्मिक अम्ल है ना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है भी, एकल कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एकल कार्बनिक अम्ल का मतलब हो गया भी इसके अंतर्गत एक ही कार्बन पाया जाता है भी। फार्मिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं भी। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। ये इसका क्या होता है? फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है भी। तो इसमें क्या है? ओनली फॉर एक ही कार्बन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एकल कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। उसके बाद में बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल है, ये सबसे दुर्बल अम्ल है भी, ये सबसे दुर्बल अम्ल है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो सबसे ज्यादा जो यहां पे नंबर 1 पे प्रबल, ये सबसे ज्यादा प्रबल है भाई। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, वो सबसे ऑक्जेलिक, ये सबसे क्या है? प्रबल है, मजबूत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहां पे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। उसके बाद में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। उसके बाद में आपका फॉर्मिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका बेंजोइक अम्ल आएगा भाई। उसके बाद में बेंजोइक अम्ल आ जाएगा। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना भी इस प्रकार से, ठीक है।
तो यहां पे दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बेंजोइक अम्ल 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किस तापमान पर पानी है वो तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहां पे बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ है वो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जमती है भी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही है वो पानी है वो तरल अवस्था में भी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर पानी है वो दोनों कंडीशन में आपको मिल जाएगा भी, तरल में भी मिल जाएगा और ठोस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा तापमान के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तापमान का एक रिलेशन होता है आपस में, जैसे फारेनहाइट है, केल्विन है, और यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड है, र्यूमर है, इसमें आपको चेंज करने का बोल दे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है भी सेंटीग्रेड अपॉन में 5 बराबर होता है किसके, तो ये होता है आपके पास में फारेनहाइट माइनस में 32, फारेनहाइट माइनस में 32 अपॉन में 9 बराबर होता है र्यूमर बटे 4 के, और बराबर होता है केल्विन माइनस में 273, केल्विन माइनस में 273 अपॉन में आपके पास में 5। तो ये एक फॉर्मूला होता है भी इसका, ठीक है। अगर आपको केल्विन को फारेनहाइट में चेंज करने का बोल दे तो आप कर सकते हैं, र्यूमर को अगर आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है भी जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। आपको पता है भी धातु है ये कोई भी धातु ले लो आप, जैसे मैं Zn जिंक ले रहा हूं, इसकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवा दूं तो क्या बनेगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा। जिंक ऑक्साइड है ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है भी, ये एक आपकी क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। और आपको ये पता होना चाहिए भी धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड है वो हमेशा क्षारीय होता है। और जो आपकी अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, ऐसे अधात्विक ऑक्साइड, ऐसे अधात्विक और ऐसे अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, प्रकृति के अंदर है वो आपको अम्लीय प्रकृति के मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना। तो धातु ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे धात्विक ऑक्साइड होगा भी, और इसकी जो प्रकृति होगी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया है भी अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड है वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा यहां पे डिफाइन किया जाता है। तो देखो भी कोई माध्यम है, जैसे ये माध्यम है, इस माध्यम में परावर्तित का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन, एक प्रकार से इस प्रकार से आया और वापस चला गया, ये आपका क्या है, एक प्रकार से परावर्तित है। और जैसे ये माध्यम है और इस माध्यम में जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही है और हमने क्या है, नॉर्मल डाल दिया इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ये कोई माध्यम संघन था, उस संघन माध्यम के अंतर्गत है वो थोड़ा सा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, एक ये है। अब इन दोनों में यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अपवर्तन हुआ है अभी, यहां पे अपवर्तन हुआ है, और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे परावर्तन हुआ है अभी, यहां पे परावर्तन हुआ है। अब देखो भी परावर्तन के लिए कौन सा माध्यम, यानी किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो वो प्रकाश घनत्व कहा जाता है। प्रकाश का घनत्व कहते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का घनत्व बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं भी किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो आपकी पृष्ठ घनत्व हो जाएगा भाई, वो आपका पृष्ठ का घनत्व हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत है वो आपका, अगर अपवर्तित करने की क्षमता बोले तो आपका पृष्ठ घनत्व हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में अगर परावर्तित करने की क्षमता बोले तो वो प्रकाश का घनत्व हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें क्या होता है भी, ये पृष्ठ का घनत्व है वो यहां पे डिफाइन करता है भी आपका जो आने वाली जो किरण है वो कितनी बैंड होगी, ठीक है, और कितना नॉर्मल से है वो दूर होगी, ये है वो पृष्ठ घनत्व यहां पे डिफाइन करता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको गति समय संबंध का समीकरण किससे है, यानी गति और समय के बीच में कौन सा समीकरण है जो संबंध बताता है। ये आपका होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आपका गति का सेकंड नियम है, भी गति का सेकंड समीकरण है, नियम नहीं सेकंड समीकरण है। उसके बाद में आपको पता है ये फॉर्मूला नहीं होता, भी u बराबर नहीं होता, ये v बराबर होता है। तो ये आपका गति का फर्स्ट समीकरण है और ये आपका गति का थर्ड समीकरण है भी। अब इसमें बात करते हैं तीनों के तीनों में, एक जगह यहां पे लिख लेता हूं, इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो यहां पे लिख लेते हैं अपन, वो है आपका भी s बराबर क्या है ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अब तीनों के अंदर देखो भी ये तो अपना है ही नहीं क्योंकि ये तो गलत है। अब तीनों के अंदर देखो चीजें कॉमन क्या आ रही है, जो कॉमन आ रहा है उसको आपको छोड़ना है। यहां पे देखो भी तीनों में ये प्रारंभिक वेग है u, प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग के अंतर्गत है वो रिलेशन नहीं निकालना अपन को, क्योंकि तीनों के अंदर कॉमन है, एसिलरेशन है, एसिलरेशन है और एसिलरेशन है। तो आपका एसिलरेशन यानी त्वरण के अंतर्गत भी आपको क्या है रिलेशन नहीं निकालना है, क्योंकि तीनों के अंदर कॉमन है। यहां पे टाइम समय है, यहां पे टाइम समय है, यहां पे नहीं है। तो क्या हुआ, समय के अंदर है वो रिलेशन निकलेगा। यहां पे आपका अंतिम वेग नहीं है v, यहां पे अंतिम वेग v है, यहां पे v है। तो इसका मतलब आपका वेग के अंदर यानी जो आपका अंतिम वेग है उसके अंदर भी क्या निकलेगा, संबंध निकलेगा। यहां पे आपका क्या है s है यानी दूरी है, यहां पे नहीं है, यहां पे है। तो इसका मतलब s भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब s के अंदर भी आपका क्या है रिलेशन है वो निकल के आएगा। अब देखो भी यहां से आपके पास में सेकंड जो नियम सेकंड जो समीकरण है गति का सेकंड समीकरण, ये क्या बोलता है, तो ये आपका एक तो ये हो गया भी कौन सा, एक तो आपका s आ गया यानी दूरी, या फिर इसको स्थिति बोल सकते हैं। उसके बाद में एक आपका क्या आ गया, एक आपका आ गया t समय। तो सेकंड जो समीकरण है वो किस किस के मध्य में संबंध बताती है, तो ये स्थिति व समय के मध्य में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट देखो, फर्स्ट के अंदर आपका अंतिम वेग है, ठीक है, और यहां पे क्या है समय है। तो पहला समीकरण है, क्योंकि u और a तो दोनों कॉमन आ रहे हैं तीनों के अंदर, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो आपका ये बताएगा वेग व समय, वेग व समय के मध्य में जो संबंध बताता है वो आपका फर्स्ट समीकरण है। उसके बाद में तीसरा समीकरण देखो किसमें समय बताता है, तो तीसरा समीकरण के अंदर है वो आपका वेग आ गया और कौन सा आ गया, दूरी यानी स्थिति आ गई। तो इसमें अपन बोल सकते हैं भी ये स्थिति व वेग में क्या बताता है, संबंध बताता है। तीनों की तीनों चीजें समीकरण तीनों की तीनों समीकरण अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला जो नियम है, पहला जो समीकरण है न्यूटन की गति का, वो वेग और समय में संबंध बताता है। और ये आपको बताना था भी वेग एक प्रकार से गति होती है, भी गति और समय के मध्य में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट, एक शानदार सा जानदार सा अपना एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है भी, जिसके अंतर्गत है वो अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन में टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, और वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं भी इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए। अब देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करती है, बिल्कुल सही है। अतः हवाई जहाज है वो कार से अधिक शक्तिशाली है। तो निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। देखो भी आप, एक तो कोई पहलवान है वो आपसे क्या ज्यादा वजन उठा सकता है भी, एक आप है तो आप है वो थोड़ा सा कम वजन उठाएंगे भी, ठीक है।
बात किसकी है? तो बात यह है भी पावर की, यानी आपके पास में शक्ति कम है तो आप उस कार्य को स्लो मोशन में करेंगे, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करेगा भी, वो एक प्रकार से पावर होगी, वो आपकी एक शक्ति होगी भी। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य बटे समय, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है भी शक्ति आपने कितना कार्य किया और कितने समय में किया, वो आपकी एक प्रकार से पावर है भी, ठीक है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है भी, ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपका वाट आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति, एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना भी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो धात्विक गुण है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे मैं आपको आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, थोड़ा सा नीचे समझा दे, हाँ यहां पे समझा देता हूं। देखो अपना आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, इसके अंतर्गत क्या होता है भी ये आवर्त सारणी का लेफ्ट हैंड साइड है और ये आवर्त सारणी की राइट हैंड साइड है, यानी दायां है। ये आपका आवर्त सारणी का ऊपर वाला पार्ट है और ये आप नीचे की ओर जाते हैं तो ये आवर्त सारणी का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था भी जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं, जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इसमें साइज में क्या आती है? कमी आती है, साइज है वो आपका कम होता है। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपका जो साइज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी साइज आपका बढ़ता है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में दूसरी बात ये याद रखना भी साइज क्या है? घटेगा। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर पकड़ है वो क्या होगी भाई? ज्यादा होगी भी। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी साइज घटता है तो इसका मतलब प्रोटॉन की जो पकड़ है वो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या भी ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं तो पकड़ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है भी, छोड़ता तो है नहीं क्योंकि पकड़ ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और मैंने आपको क्या बताया था भी जब कोई तत्व है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो अधातुएं ऐसा काम करती है भी। और धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से डोनेट करती है तो इसीलिए उसका प्लस चार्ज आता है। तो यहां पे बाईं ओर है वो साइज ज्यादा है और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो भी साइज ज्यादा आता है। तो इसका मतलब क्या? साइज ज्यादा होगा तो प्रोटॉन, कोई भी परमाणु है उसका साइज अगर बड़ा है तो प्रोटॉन की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी भी, और इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी तो इसका इसीलिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय वो इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू कर देगा भी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा भी। और ये आपको पता है भी पॉजिटिव चार्ज है वो किस में आता है? धातु में आता है। दूसरी बात ये याद रखना भी जब अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है भी, धात्विक गुण है वो क्या गया? घटेगा भी, ठीक है। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण है वो बढ़ता है भी, धात्विक गुण क्या है? बढ़ता है। तो बात तो वही आगे भी साइज वाला भी, कारण मैंने आपको बता दिया भी धात्विक गुण क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज है वो एक में डिक्रीज होता है एक में इंक्रीज होता है, जिसके कारण है वो धात्विक गुण है वो घटता है और बढ़ता है। अगर धात्विक गुण घटेगा तो इसका मतलब अधात्विक गुण आएगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो इसका मतलब अधात्विक गुण है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में यही आवर्त सारणी के अंदर इसमें बताना था भी धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो इसमें देखो भी धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद में धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बिल्कुल गलत। धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है, बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अब इसका साइज क्यों बढ़ता है भी? इसका साइज क्यों बढ़ता है भी? आप बाएं से दाएं जाते हैं तो घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कोई परमाणु उसका साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना तो उसमें आवर्त यानी कक्षा जुड़ जाती है भी, उसमें क्या है? कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। और अपन आवर्त आपको क्या बताता है? आवर्त अपने आवर्त सारणी के अंदर 7 ही है और ग्रुप कितने अपने 18 है भी। अब आप अगर पहले आवर्त के अंदर है तो उसमें एक ही सेल मिलेगी, एक ही कक्षा मिलेगी भी। दूसरे आवर्त में आ गए तो उसमें 2 ही कक्षा मिलेगी, चाहे आप यहां पे रहो या फिर आप यहां पे रहो। तो आप क्या है भी जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो
आपकी कक्षा तो 2 ही है भी, इसमें कक्षा यहां पे भी 2 है और यहां पे भी क्या है 2 है। लेकिन आप जब बाएं से दाईं ओर जाते हो तो उसमें क्या है, परमाणु संख्या तो बढ़ती है, परमाणु संख्या तो बढ़ती है। यहां पे ये मान लो 5 नंबर कोई तत्व है परमाणु क्रमांक, तो यहां पे आपको 10 नंबर तत्व मिलेगा, भी संख्या तो बढ़ेगी। और परमाणु संख्या ही क्या है, प्रोटॉन की संख्या भी, परमाणु संख्या ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितने परमाणु संख्या होगी उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहां पे 2 सेल के अंदर, ये 2 सेल है, इसमें 5 प्रोटॉन है, और यहां पे 2 सेल है, 2 कक्षाएं हैं, फिर भी 10 प्रोटॉन है। तो पकड़ ज्यादा किसकी होगी फिर, 5 की या फिर 10 की? 10 की ज्यादा होगी भी यहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है वो नाभिक के अंदर ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको नोट्स के अंदर वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रखा है भी। अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किया ना तो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के बढ़िया तरीके से आपको नोट्स का फोल्डर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर मिलेगा, उस नोट्स के अंदर है वो आपको तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स मिलेंगे भी, यानी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप डाउनलोड कीजिएगा और उनकी बढ़िया तरीके से कॉपी निकलवाइएगा भी। आपसे दावा करता हूं मैं आपको केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करवा चुका हूं, यूट्यूब के ऊपर है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 24 क्लासों के अंदर मैंने कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में बायोलॉजी के जो नोट्स का रिवीजन है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, तो वहां पे लगभग 26 क्लासें लगी हुई है, उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद में फिजिक्स का है वो आपको जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं आपको अपलोड कर रहा हूं भी वीडियो, लगभग 7-8 वीडियो है वो उसकी अपलोड कर चुका हूं भी। तो बढ़िया तरीके से आप उनको कवर कीजिएगा। अगर आप तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो नोट्स है वो 9th और 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं अभी, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप तैयार कीजिएगा इनको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के ग्रुप डी के अंदर, 20+ क्वेश्चन की गारंटी अपन लेते हैं। 20+ क्वेश्चन आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, ये अपनी गारंटी है, लेकिन शर्त ये भी तीनों की तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए भी, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपको बताना है भी MgO, अभी इसी क्लास में आपको बता के आया हूं। MgO का विलयन होता है, मैंने क्या बताया भी, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवा दी, क्या बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है Mg, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, क्या है भी धातु। और धातु की ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड है वो, धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, प्रकृति के अंदर क्षारीय होते हैं भी, और अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। अभी अपन कर चुके हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसके अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड भी होते हैं भी, कुछ एक ऐसे अपवाद है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, जैसे जिंक है। तो एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड है ना वो उभयधर्मी ऑक्साइड है भी, वो आपकी क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और वो आपकी अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है। दोनों क्या है, उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं ये, जिसमें क्षारीय प्रकृति भी मिलेगी आपको और अम्लीय प्रकृति भी मिलेगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट इसमें क्या होता है भी, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं, ठीक है, और आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रिया में से ऐसा किस एक के कारण होता है। यहां पे संघनन क्या है, संघनन होता है भी जब आप वाष्प से या फिर ये बोल सकते हैं भी जब आप गैस से और द्रव में कन्वर्ट करते हैं, यानी गैस को आप है वो द्रव के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस को द्रव में चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, संघनन हो जाएगा भी, ठीक है। और द्रव से गैस में चेंज करते हैं तो वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है भी। इसी प्रकार से संलयन का मतलब होता है भी जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है भी, जुड़ना। जिस प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, शुक्राणु का अंडाणु के साथ में संलयन हो गया तो एक जाइगोट बनेगा भी। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गए, दोनों है वो मिल गए तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से निषेचन बोलते हैं, निषेचन हो जाएगा। तो वो होता है भी एक दूसरे से मिलना, क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है भी, ठीक है। ऊर्ध्वपातन है वो आपको पता है भी, ठोस है आपके पास में, और ठोस को डायरेक्ट आपने गैस में चेंज कर दिया, डायरेक्ट है वो आपने गैस में चेंज कर दिया, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन गैस से डायरेक्ट आपने ठोस में चेंज कर दिया, गैस से डायरेक्ट आपने ठोस में चेंज कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है,
ये आपका निक्षेपण कहलाता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो भी ठोस से सीधा गैस में चेंज कर रहे हैं तो यहां पे आपका ऑप्शन के हिसाब से ठोस CO2 भी हो जाएगा। ठोस CO2 है वो सीधा ठोस से गैस में चेंज होता है। उसके बाद में NH4Cl ये पूछा गया भी, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका पूछा गया है। अमोनियम क्लोराइड को आप डायरेक्ट है वो ठोस से, डायरेक्ट है वो ठोस से, जिसे अपन नौसाद्र बोलते हैं, इसको नौसाद्र बोलते हैं। आपका कपूर है उसको भी आप ठोस से सीधा है वो गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाष्पन है तो आप जैसे ही क्या करते हो भी एसीटोन डालते हैं, जैसे ही आप अपने हथेली के ऊपर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। एसीटोन है वो वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण होगा तो वो उड़ेगा। अब एसीटोन का जब वाष्पीकरण होगा तो वो अपने चारों ओर जो भी उष्मा है उस उष्मा को क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी भी, उस उष्मा को ग्रहण करेगी, जिसके कारण है वो हमें हथेली के ऊपर क्या है, ठंडक महसूस होती है भी। तो वो होता है आपका वाष्पीकरण के कारण होता है भी। एक होता है वाष्पोत्सर्जन जो सजीव के अंतर्गत होता है, और एक होता है वाष्पीकरण जो आपका निर्जीव के अंतर्गत होता है। दोनों में चेंज है। पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं न कि वाष्पीकरण, ठीक है। घड़े का जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है न कि वाष्पोत्सर्जन। दोनों चेंजेस है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला गया भी किसी पिंड की चाल 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और आपको यहां पे वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। किसी पिंड की चाल 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, और यहां पे पिंड का द्रव्यमान है वो आपको ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो द्रव्यमान है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं भी, द्रव्यमान है वो कैसे निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, थोड़ी सी कटिंग है इसके अंतर्गत। तो यहां पे जो आपको चाल दे रखी है ना, ये चाल कभी भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में नहीं होती। तो यहां पे आप संवेग कर लो भी, ठीक है, ये संवेग है यहां पे। तो किसी पिंड का संवेग है वो 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको उसका वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है भी। संवेग P बराबर है वो mv होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका संवेग का। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और v क्या आपके पास में वेग होता है। अब संवेग तो आपको 50 दे रखा है भी, और बराबर में आपके पास में क्या है भी, m यहां पे आपको ज्ञात करना है, और 5 क्या दे रखा है, वेग दे रखा है 5। m बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो 5 का भाग लगेगा 50 में, तो आपके पास में 10 आएगा भी। अब देखो भी 10 आपके पास में आया क्या, तो आपके पास में किलोग्राम आया, क्योंकि 50 आपके पास में यूनिट क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है भी, ठीक है। और इसी प्रकार से वेग इसके नीचे आएगा, तो ये वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, 5 से ये 10 बार कैंसिल, तो आपके पास में 10 kg आ जाएगा, 10 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो किलोग्राम में मापा जाता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। और याद रखना संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लंबाई समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसके अंतर्गत है वो ये आपके पास में किंगडम दे रखा है, जगत ये आपको वर्गीकरण का एक प्रकार से किंगडम दे रखा है, उस किंगडम के अंतर्गत है वो आपको बताना है भी क्या रहेगा। देखो भी सबसे छोटी जो किंगडम होता है वो होता है आपका जाति, सबसे छोटा है वो जाति होता है। जाति से आपका है वो क्या बनता है, वंश, जाति से वंश, वंश से आपका कुल बनेगा, और कुल मिलकर के क्या बनाते हैं, ये गण बनाते हैं, और गण है वो मिलकर के वर्ग बनाते हैं, और वर्ग मिलकर के संघ बनाते हैं, और संघ मिलकर के क्या बनाते हैं, जगत बनाते हुए। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा है, सबसे बड़ा है भी, ठीक है। सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, जगत है, और सबसे छोटा जो किंगडम है वो कौन सा है, तो वो आपका जाति हो जाएगा भी। तो यहां पे इसने बोला क्या है, तो इसके अंतर्गत इसने ये बोला है भी वर्गीकरण के, ये तो वर्गीकरण किया है हमने, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में
किस समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो जो सबसे बड़ा होगा उसमें जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो जगत है, जगत है इसके अंतर्गत है वो जंतुओं की संख्या है वो सबसे ज्यादा है भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगत किंगडम है, ये क्या है? सबसे बड़ा है। तो इसमें जो जीवों की जो समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या है वो भी क्या होगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है भी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। इसकी हिंदी में आपको बता देता हूं भी बहुविखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं भी बहुविखंडन, बहुविखंडन, बहुविखंडन के द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में, कई संतति कोशिकाओं के अंतर्गत है वो, कई संतति सेल्स या फिर कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कौन होता है भी? तो बहुविखंडन के द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित कौन होता है? कहने का मतलब बहुविखंडन किस में होता है? यीस्ट में होता है बहुविखंडन, या फिर प्लेनेरिया में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर हाइड्रा में होता है? बताओ भी। तो यहां पे यीस्ट के अंदर है वो क्या होता है? द्विविखंडन होता है भी। यीस्ट के अंदर है वो क्या होता है? द्विविखंडन होता है, बहुविखंडन नहीं होता भी। ठीक है, यीस्ट है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सभी के अंतर्गत क्या होता है? तो द्विविखंडन होता है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? प्लेनेरिया में आपका क्या होता है? पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया में है वो पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, इसमें पुनर्जनन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम के अंतर्गत। उसके बाद में हाइड्रा है, इसमें मुकुलन भी होता है। हाइड्रा के अंदर है वो मुकुलन भी होता है। अब देखो प्लेनेरिया है, ये एक जो आपका प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है? जैसे ये आपका एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसमें एक केंद्रक है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहली प्रोसेस होगी भी प्लाज्मोडियम में जब भी बहुविखंडन होगा ना, तो सबसे पहले जो आपका केंद्रक है वो डिवाइड होगा भी, और केंद्रक डिवाइड होकर के इस प्रकार से क्या है? विभाजित होकर के नए छोटे केंद्रक है वो निर्माण कर लेगा भी इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर दो भागों में डिवाइड होता है तो उसका द्विविखंडन बोल देते हैं भी। ये क्या है भी? जितने भी आपके केंद्रक बने हैं, जितने भी केंद्रक का डिवाइडेशन हुआ है भी, इसमें ये मान लो भी 50 डिवाइडेशन हो गए भी, केंद्रक के क्या है? 50 डिवाइडेशन हो गया। अब क्या है? जो बाहरी लेयर है, ये जो सिस्टर्नी झिल्ली है, ये सिस्टर्नी झिल्ली विलुप्त हो जाती है भी, और प्रत्येक केंद्रक है वो एक क्या है? नया प्लाज्मोडियम बन जाता है भी। तो उस तरीके से इसमें क्या है भी? बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए प्लाज्मोडियम के जो जनन का जो भाग है उसको अपन बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। हाइड्रा में मुकुलन होता है, यीस्ट, अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम, इसमें क्या होता है? द्विखंडन होता है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। याद रखना, पुनर्जनन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार 2018 में तो और 2022 में। पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं है भी, पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं माना है एनसीईआरटी ने। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है बी द इज ए मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी सोचने का, थिंकिंग का मतलब होता है सोचने, सोचने का मस्तिष्क का भाग कौन सा है? यानी मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग कौन सा है? बताओ भी। तो आपका फोर ब्रेन ये है जिसे अपन बोलते हैं अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क कहा जाता है इसे। अगर मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अभी ये क्या है? सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और दूसरी बात, अगर मस्तिष्क है वो एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं भी ये सोचने का कार्य करता है, भी ये सोचने का कार्य करता है। ठीक है,
उसके बाद में यहां पे अपन बात करते हैं भी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अभी जैसे सांस लेना है, ब्लड प्रेशर है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन इसमें कंट्रोल करता है? तो पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है वो क्या है, ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये अगर मस्तिष्क हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी आवर्त बीजी जिसे बोलते हैं अपन एंजियोस्पर्म, पौधों की पत्तियों में प्रकार की शिरा रचना, विनेशन, शिरा रचना को अपन बोलते हैं विनेशन होता है। जब आपने क्या है भी आपके अपन यहां पे शीशम होती है भी हमारे, ठीक है, शीशम होती है, शीशम के पत्तों को तोड़ के देखना भी उसके अंतर्गत है वो इस प्रकार से, ये मान लो भी ये एक प्रकार से शीशम का पत्ता है, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार से बीच में एक डंठल सा होगा, ठीक है, पत्ते के अंदर, और इस प्रकार से लेयर सी होगी भी, इस प्रकार से है वो उस पत्ते के अंदर है वो लेयर सी होती है। तो यही इसने बोला भी आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म में पौधे की पत्तियां हैं वो एक प्रकार से आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म है ये क्या होता है भी ये आपका द्विबीजपत्री होता है भी, द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है, एक बीजपत्री भी होता है। तो इसके अंतर्गत है वो 2 प्रकार की शिरा रचना होती है भी, 2 प्रकार की शिरा रचना होती है, 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। पहली तो होती है भी एक समांतर शिरा रचना, समांतर शिरा रचना, ठीक है, और दूसरी होती है जालीदार शिरा रचना। ये जो जालीदार शिरा रचना है ना, ये आपकी क्या है, द्विबीजपत्री पौधे के अंदर पाई जाती है, और जो एक बीजपत्री पौधा है उसके अंतर्गत है वो कौन सी पाई जाती है? तो समांतर। ये आपकी एक बीजपत्री पौधे में और ये आपकी द्विबीजपत्री पौधे के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आवर्त बीजी है वो क्या है, द्विबीजपत्री पौधा है, और कुछ एक है वो इसमें आपके एक बीजपत्री भी पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, 2 प्रकार की शिरा रचना होती है भी, 2 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की शिरा रचना होती है, जिसमें क्या है भी एक तो समांतर भी होती है और एक जालीदार भी होती है। अंदर जो आपने पत्ती को तोड़ के देखना भी, अंदर है ना, इसके अंदर इस प्रकार से लेयर पाई जाती है भी, इस प्रकार से है वो लेयर पाए जाते हैं। तो उसमें एक तो समांतर हो गया और एक जालीदार हो गया भी, एक है जो जालीदार होता है, तो उसमें जालीदार है वो द्विबीजपत्री में मिलेगा, और एकांत जो समांतर है वो एक बीजपत्री में पौधे के अंदर मिलेगा भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है भी निम्न में से किस तत्वों को वंडर एलिमेंट, वंडर का मतलब हो गया भी एक प्रकार से आश्चर्यजनक, वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वंडर एलिमेंट के नाम से कौन से तत्वों को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम को है वो वंडर एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं भी? क्योंकि इसके अंतर्गत है वो, इसमें क्या होता है, निम्न घनत्व होता है, निम्न घनत्व के साथ साथ निम्न घनत्व और उच्च तन्य क्षमता होती है, इसमें उच्च तन्य क्षमता होती है। बस इसी कारण है वो इसे क्या बोला जाता है? वंडर एलिमेंट कहा जाता है। इसमें घनत्व क्या होता है? निम्न होता है, और निम्न घनत्व और उच्च तन्य क्षमता और जंग रोधी गुणों का एक प्रकार से बहुमुखी होता है। यानी कहने का मतलब ये है भी टाइटेनियम है ना, ये आपका एक प्रकार से जंग रोधी होता है, यानी जंग को अपने पास लगने ही नहीं देता, जंग को अपने पास लगने ही नहीं देता। अगर आप टाइटेनियम जो आपकी धातु है, इस धातु को अगर आप समुद्री जल के अंदर भी डाल दोगे ना, तो भी इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा भाई, तो भी इसके अंतर्गत है वो जल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये निम्न घनत्व और उच्च तन्य क्षमता पाई जाती है, इसमें उच्च तन्य क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण है वो इसे वंडर एलिमेंट या फिर आश्चर्यजनक वंडर एलिमेंट, आश्चर्यजनक तत्व बोला जाता है। इसको एलिमेंट का मतलब तत्व हो गया ना, और वंडर का मतलब आश्चर्यजनक, ठीक है। उसके बाद में पारा एक क्या है? तरल धातु है। पारा है वो क्या है? आपकी तरल धातु है, ठीक है, तरल धातु है, और यह सामान्य
ताप के ऊपर क्या है, तरल अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो धातुएं वो सॉलिड अवस्था में होती है, लेकिन ये अपवाद के रूप में तरल कमरे के ताप पर भी क्या है, ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। सोना है वो आपकी एक प्रकार से कीमती धातु मान सकते हैं, जिसमें चमक और संक्षारण प्रतिरोध के लिए क्या होता है, इसमें एक प्रकार से ये सोना है वो आपकी चमक पाई जाती है। सोने में, सोने के अंदर है वो चमक पाई जाती है। लिथियम है वो सबसे हल्का धातु है भी, और बैटरी में लिथियम का यूज किया जाता है। आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसमें लिथियम की बैटरी आने लग गई है, ठीक है। तो लिथियम है वो सबसे हल्का धातु है भी। लिथियम है वो सबसे हल्का धातु है और इसका यूज है वो बैटरी के अंदर आजकल किया जाने लगा है। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम निम्न घनत्व और उच्च तन्य क्षमता के कारण, और ये क्या है, समुद्री जल के अंतर्गत है, वो एक प्रकार से जंग नहीं लगने देता, जल रोधी होता है भी एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करो भी। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है उसको आपको बताना भी कौन सा है। पारंपरिक स्रोत का इस प्रकार से समझ लो भी आप, पारंपरिक स्रोत का मतलब हो गया जो परंपराओं से चला आ रहा है, जो क्या है पुराने टाइम से परंपराओं से चला आ रहा है। तो सौर ऊर्जा पहले नहीं थी भी, अब सोलर प्लेट का निर्माण हो गया तो सौर ऊर्जा अपन काम में लेने लग गए भी, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा भी ये भी पहले नहीं थी भी। नाभिकीय ऊर्जा जैसे जैसे विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या है प्रगति की है, तो हमें क्या है नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पता लगा है। पवन ऊर्जा है वो भी पहले नहीं होती थी भी, पहले है वो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम जो ऊर्जा है वो, ठीक है। तो कोयला, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत थे भी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से, और सबसे ज्यादा जो पारंपरिक स्रोत है वो कोयला है भी, ठीक है। तो यहां पे नाभिकीय है ये गैर पारंपरिक है, ये परंपराओं से नहीं चली आ रही। सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो इसमें आपका प्राकृतिक गैस राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भी 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व आपको ज्ञात करना है। देखो भी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का डेंसिटी बोलते हैं जिसको, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान मास बराबर क्या होता है आपके पास में वॉल्यूम यानी आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है भी। द्रव्यमान कितना है 300 है, आयतन कितना आपके पास में तो 150 है, तो बराबर में आपके पास में क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में, ये क्या होता है किलोग्राम में होता है भी, ये आपका किलोग्राम में होता है, ये आपका मीटर क्यूब होता है भी, ठीक है। तो 150 एकम 150 दुए 300 होता है, तो आपके पास में 300 ये आ जाएगा किलोग्राम और प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपके पास में प्रति का यहाँ पे 2 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, तो ये बात सही है भी, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रति का निशान नहीं लगा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना है भी असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की समान संख्या धारण करती है। बिल्कुल गलत बात है भी, असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, उसमें परमाणुओं की समान संख्या नहीं होती भी। असंतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या है वो असमान होती है भी, ठीक है, तो ये बात गलत है। आगे इसने बोला भी संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं का असमान संख्या का धारण करना है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है भी। यहां पे संतुलित के बारे में बोल रहा है, आगे असमान कर रहा है भी, तो यह भी बात गलत है भी, क्योंकि संतुलित है वो समान परमाणुओं की संख्या धारण करती है भी, और इसीलिए अब अपन कोई भी समीकरण है उसको संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए है वो अपन क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। और समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है भी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चीजें समझ में आ गई। तो दोनों के दोनों गलत है, इसमें दोनों के दोनों गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया भी 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का और 41 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करनी है। शक्ति बराबर क्या होता है भी, शक्ति बराबर में आपके पास में होता है कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय होता है। अब यहां से आपके पास में कार्य निकालना पड़ेगा। देखो भी
इसने क्या बोला 41 सीढ़ी 10 सेकंड के अंदर चढ़ता है, तो इस समय आ गया। और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी, 15 सेंटीमीटर है। तो कितना ऊंचा चढ़ गया, 41 सीढ़ी चढ़ेगा, तो 41 इंटू 15, तो 15 एकम 15 बच गया कितना, 15 चौके 60 और 1 62, तो 15 चौके 60 और 1 61, तो आपके पास में 61.5 और 61.5 नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास में है वो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 615, 15 एकम 15 1 और 15 चौके 60 और 1 61, तो ये आपके पास में 615 आ गया। अभी 615 सेंटीमीटर है, आपको मीटर बनाना पड़ेगा। अभी इसको मीटर में बनाना पड़ेगा, 100 का भाग लगा दो क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6.15 आ जाएगा। अभी 6.15 मीटर आ जाएगा। अभी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में यहां पे फॉर्मूले में मान रख दो भी, क्योंकि शक्ति बराबर में आपके पास में क्या होता है, कार्य होता है mgh और t समय होता है। भी t समय, m द्रव्यमान कितना है 50 है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है कितना है 10 है, इंटू h हाइट कितनी है तो 6.15 है, अपोन में t समय कितना है, तो ये समय 10 सेकंड ले रहा है। तो 10, तो यहां से दशमलव उठाएंगे तो नीचे क्या है 2 जीरो और लग जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 2 10। अब 615 को 2 से डिवाइड कर दो भी, 615 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 और 0 2 7 14 और दशमलव 2 5 10, तो 307.5 आ जाएगा भाई। 307.5 आपने ज्ञात क्या किया है, शक्ति ज्ञात किया, तो शक्ति आपका वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, जूल नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा। उसके बाद में 387 तो आ ही नहीं रहा भाई, 307.5 वाट, डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी निर्वात में एक सिक्का पंख और ईंट को एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो इस स्थिति से सत्य है। देखो भी यहां पे इसने क्या बोला है भी, आपको गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है आपको पता है भी, कैपिटल जी और इंटू एम अपॉन में आपके पास में आर स्क्वायर, ये क्या है स्मॉल जी का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है भी, जब कोई आप वस्तु को निर्वात में गिराते हैं तो वहां पे तीनों वस्तुओं को ये एक स्थान से गिरा रहा है भी, सिक्का है, पंख है और ईंट है, तो तीनों की तीनों है वो एक साथ पहुंचेंगे भी, तीनों के तीनों है वो एक साथ पहुंचेंगे, सिक्का, पंख और ईंट। पंख, सिक्का और ईंट सभी एक साथ नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, हमेशा याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता भी, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज ध्यान में रख लेना भी आप, ठीक है। ये एम है ना, ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर है वो पृथ्वी आपकी पृथ्वी और जो उनके बीच की दूरी है, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है, या फिर कोई पिंड है उसके बीच की दूरी आपके पास में नहीं, एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या भी, आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या और जी सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है। तो इसमें जो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण उस पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे वो द्रव्यमान कम हो जाए द्रव्यमान ज्यादा हो, ठीक है। निर्वात में होना चाहिए भी, निर्वात में तीनों की तीनों एक साथ पहुंचेगी भी एक ही ऊंचाई से, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंतर्गत है वो आपको बताया गया है बी, इज एन अनसेक्सुअल फ्लावर, यानी इसमें आपको एक लिंगी बताना है भी, एक लिंगी पुष्प है ये बताना है। तो सनफ्लावर है और पपीता है, ये पपीता, ठीक है, और ये आपके पास में गुड़हल हो गया, गुड़हल, और ये आपके पास में सरसों हो गई भी, ये सरसों है, और सनफ्लावर है ये आपका सूरजमुखी हो जाएगा भी, सूरजमुखी। पपीता है, एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या दे रखा है, पपीता व तरबूज, ये दोनों के दोनों क्या है एक लिंगी भी, दोनों के दोनों क्या है
एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब हो गया भी ऐसा पौधा जिनके पुष्प के अंतर्गत है वो आपको एक ही लिंग विराजमान मिले, या तो नर या फिर मादा, वो आपका एक लिंगी होता है। और सरसों और गुड़ल ये दो आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं, और यहां पे सूरजमुखी भी आ जाएगी, ठीक है। इनके अंतर्गत सूरजमुखी, गुड़ल और सरसों ये तीनों के तीनों हैं वो आपके क्या है, द्विलिंगी, द्विलिंगी है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं अपन, उभय लिंगी भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, एक ही पुष्प में क्या है, दोनों लिंग होते हुए, दोनों लिंग विराजमान होते हुए, नर और मादा दोनों लिंग है वो विराजमान होते हैं सरसों के पुष्प में, गुड़हल के पास पुष्प में, और आपका सूरजमुखी के पुष्प में, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पपीता है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पपीता है और तरबूज है ये एक लिंगी होते हैं, और सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी है ये क्या होते हैं आपके द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी होते हैं भी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।